शवासन, शव और आसन एक ऐसा पोजीशन जिसमें कर्मेंद्रियां हमारी मृतवत हो जाएं, शव की तरह हो जाएं। यहाँ पर शव का अर्थ ये नहीं है कि कर्मेंद्रियों में ब्लड का फ्लो बंद हो जाए। यहाँ पर शवासन में कर्मेंद्रियों को इतना ढीला और शांत अनुभव करते हैं कि उनमें एक्शन बंद हो जाए, और वो भी वो एक्शन जो ऐच्छिक है, जो यहाँ की इच्छाओं के, यहाँ पे मन के चलने से या इंद्रियों में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं या जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उससे जो कर्मेंद्रियों में स्ट्रेस आता है वो बंद हो जाए। क्योंकि हमारे मन, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों से हमारे कर्म इंद्रियों में तनाव आता है, पर किंतु जब सामान्य लोगों को मन और इंद्रियों को ढीला या रिलैक्स करने की आदत नहीं होती, तो थेरेपेटिक वे में जो हठ योगा का एक पार्ट है, थेरेपेटिक वे, हठ योगा में चिकित्सीय पद्धति में शवासन कराया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपनी कर्मेंद्रियों को, जिसमें हाथ, पैर, रेक्टम, गुदाद्वार और यूरिनल ट्रैक्ट और अपने जबड़े या बोलने को कम कर देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। तो कहने का बेसिक मतलब है कर्मेंद्रियों को ढीला छोड़ना। अगर ध्यान में देखो तो ध्यान में हम विचारों को छोड़ते हैं, विचारों को ढीला छोड़ते हैं, और शवासन में हम कर्मेंद्रियों को ढीला छोड़ते हैं। योग निद्रा में हम ज्ञान इंद्रियों को ढीला छोड़ते हैं। ये बेसिक अंतर है। ये मैंने अपने अनुभव से ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब आए आप देखें कि इस शवासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हठ योगियों को शवासन की ही आवश्यकता क्यों पड़ी, और रिलैक्सेशन की क्या टेक्निक नहीं थी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो तरीके का कर्म होता है, दो तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक जो प्रमुख प्रतिक्रिया है वो ऐच्छिक है, कोई चीज़ हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने माइंड में कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, मन को चला रहे हैं किसी कार्य को पूरा करने में, तो ये इच्छा से संबंधित है। इसके अनुसार हमारे शरीर में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक दूसरी प्रतिक्रिया है, जिसको प्रतिक्रिया नहीं कहना चाहिए, दूसरी क्रिया है। दूसरी क्रिया है जो स्वतः ही चलायमान होती है। अब हृदय की गति स्वतः चल रही, ब्लड का फ्लो स्वतः चल रहा है, तो शरीर के अंदर ये नेचुरल क्रिया, स्वाभाविक क्रिया चल रही है, जिसको इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इच्छा के अनुसार न तो रोका जा सकता है और न ही जो चल रही है उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब जरा देखें, जब आप ऐच्छिक क्रिया इस मस्तिष्क पर अप्लाई करते हो, इन इंद्रियों पर अप्लाई करते हो, तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। उन प्रतिक्रियाओं से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाएं कहाँ कहाँ होती हैं? ज्ञानेंद्रियों पर और कर्मेंद्रियों। कर्मेंद्रियों में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया कहाँ होती है? आपके पैर की मसल्स पर, आपके हाथों की मसल्स पर, आपके रेक्टम एरिया पर जो स्क्वीज हो जाता है, जो टेंस्ड हो जाता है, यूरिनल ट्रैक्ट पर जो टेंशन आ जाती है, और आपके जबड़े या बोलने की एक लत लगती है, बोलने से एनर्जी खत्म होती है, तो जबड़े पर स्ट्रेस आता है, जो एक सर्टेन एज के बाद 50-60 के बाद बड़ी समस्या बन बैठती है। अब देखें, हठ योगी या हठ योग की पद्धति के अनुसार अगर मन और इंद्रियों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा कर्मेंद्रियों पर है, इन सभी अंगों पर है जो हमने बताया, और अगर शवासन के माध्यम से यदि इनको ढीला कर दिया जाए तो वे सभी ऑर्गन जो एब्डोमेन के अंदर हैं, जो टेंशन में हैं, जो चेस्ट के अंदर हैं, जो मस्तिष्क के अंदर हैं, ऑर्गन्स जो टेंशन में हैं, वे सभी ढीले और शांत हो जाएंगे। तो थेरेपेटिक एंगल से यदि देखो तो शवासन मैस्कुलर रिलैक्सेशन,
फिजिकल बॉडी के मसल्स की रिलैक्सेशन है, स्पेशली 5 कर्मेंद्रियों की प्रमुख मांसपेशियों की रिलैक्सेशन। अब नॉर्मल शवासन में एक ही बार में ये सभी 5 कर्मेंद्रियों को ढीला और शांत कर दिया जाता है, पर हम ऐसा नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि शवासन में डीप रिलैक्सेशन के लिए हम मसल्स को सेपरेट कराते हैं, सेपरेट रिलैक्सेशन लेते हैं। जैसे अगर हम पैर की मसल्स को ढीला कर रहे हैं तो सिर्फ पैर की ही मसल्स को ढीला करेंगे और किसी मसल्स को नहीं पकड़ेंगे। अगर हम हाथ की मसल्स को ढीला कर रहे हैं तो सिर्फ हाथ की मसल्स को, अगर हम रेक्टम की मसल्स को कर रहे हैं तो रेक्टम की, अगर हम यूरिनल ट्रैक की कर रहे हैं अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करने से सबसे बड़ा ब्रेन को लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि सेपरेट करने से उस बेसिक मसल्स, उस स्पेसिफिक मसल्स का रिएक्शन हमारे ब्रेन और हमारे ऑर्गन पर बहुत डायरेक्टली पड़ जाता है। तो अगर हम 20 मिनट का कोई शवासन का प्रोग्राम फॉलो करते हैं और स्पेसिफिक मसल्स पर फोकस करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंस फॉर्म में उसका अनुभव हो जाएगा और रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो आज हम केवल हाथ की मसल्स पर काम करेंगे, हाथ की मसल्स को केवल रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। लूज और रिलैक्सेशन 2 चीज़ इसमें ऐड करेंगे। अब आप आँखों को ढीला बंद करके या सीधा लेट जाएं पीठ के बल, आँखों को ढीला बंद कर लें, हाथ पैर जमीन पर पड़े रहें या बिस्तर पर पड़े रहें, आँखें ढीली और चेहरा ढीला है। एक बेसिक प्रिपरेशन आप कर लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लें। आँखें ढीली और शांत बंद कर लें। चेहरे पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल ढीला हो जाए उतना हो जाए बहुत है। अब अपने दाहिने हाथ की ऊपर से शोल्डर से लेकर के और नीचे उंगलियों तक को फोकस करें, उसे ढीला करें। हम ये सोच सकते हैं या ये हमें हमारे दिमाग में ये विचार आ सकता है कि जो मसल्स ऑलरेडी ढीली हैं उसे और क्या ढीला करें, पर नहीं। हम इंटरनली साइकोलॉजिकली अपनी नर्व को खींचे रहते हैं। ये दिन के समय ही नहीं बल्कि सोते समय भी, ये अवस्था जागृत में ही नहीं बल्कि सोते समय भी, ड्रीम्स के समय भी हम अपने शरीर के अंदर के हिस्से को खींचे रहते हैं। जब हम सो जाएं तब भी अगर खिंचा है तो इसका अर्थ है कि जब सुबह उठेंगे तो हम फ्रेश फील नहीं करेंगे, और अगर हम फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मन हमारे शरीर के अंगों को सोते समय भी खींचे हुए था, स्ट्रेस दिया हुआ था। अब अपनी दाहिने हाथ की मसल्स को जो ऑलरेडी ढीला है उसे और ढीला करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो ढीला है वो ऑलरेडी ढीला और कैसे होगा। ढीला करने का अर्थ समझें, लूज करने का अर्थ है कि उसे फील करना। ऐसा नहीं है कि वो बहुत भयंकर टेंशन में है, ऐसा नहीं है कि वो मसल्स इतना टेंशन में है कि आपको विजिबल हो रहा है, आपको बाहर से लग रहा है, नहीं। सब कॉन्शियसली हमने आदत बनाया है उसको टेंस रखने की। तो अब क्या करें, अपने 5 उंगलियों में सबसे छोटी उंगली को थोड़ा सा मूवमेंट दें, इतनी मूवमेंट दें कि हिले ना, विजिबल ना हो हिलना, लेकिन माइंड से आप उसे हिला दें। जैसे आप स्वप्न में उंगली हिला रहे हों और उंगली हिलती है थोड़ा सा, और स्वप्न में बातचीत में जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो उसमें भी हिलती। मतलब कि हम अपने सॉफ्टवेयर में सोचने और कल्पना के अपनी उंगली को हिला रहे होते हैं और विजिबली थोड़ा सा उंगली हिलना शुरू हो जाती है। थोड़ी मूवमेंट दें, कोऑर्डिनेट करें अपने माइंड को अपने उस उंगली से। फिर दूसरी उंगली रिंग फिंगर, उसके बाद सबसे बड़ी उंगली,
उसके बाद उससे छोटी उंगली, थोड़ी सी मूवमेंट और रिलैक्सेशन। ये जो मूवमेंट दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मूवमेंट के बाद जब आप उसे रोकोगे तो आप फील करोगे नर्व को, मसल्स को। उसी तरह अपने अंगूठे को, ये पांचों उंगलियों में मिनिमम मूवमेंट दिया और वो रिलैक्स किया। नो मूवमेंट, मूवमेंट दे करके नो मूवमेंट को फील किया। आपका टारगेट मूवमेंट देना नहीं है, आपने सिर्फ उनको इसलिए हिलाया क्योंकि आपको फील हो कि आप साइकोलॉजिकली हिला सकते हैं। उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया, लूजनेस को फील किया, रोकने को फील किया। आपने उंगली को थोड़ा मूवमेंट दिया और रोक दिया। अब रोकने को फील करो, वो स्टिल है, रुक गई। ध्यान दो, जब आप रुकने को फील करते हो, हम सामान्य मस्तिष्क को यदि देखो तो वो रुकने को अच्छा फील नहीं करता। रुकने में बोरियत फील होती है, शरीर को भी, मन को भी, इंद्रियों को भी। एक जगह पे इंद्रियां रुकना नहीं चाहती, आंखें एक जगह पर ज़्यादा टिकती ही नहीं, वो इसलिए कि वो बोरिंग है। मन भी ऐसे ही है, शरीर भी ऐसे ही है। तो इस मन को उंगली की तरफ लगाएं और जब थोड़ी मूवमेंट दें और फिर रोक दें, रोकने को फील करें कि वो रुक गई। जैसे ही रोकने को फील करेंगे आपका विचार रुक जाएगा। विचार रुक गया, आपकी इंद्रियां शांत हो गई। छोटी उंगली, उससे बड़ी फिंगर, फिर उससे सबसे बड़ी मिडिल फिंगर। इसका मतलब ये जो उंगलियां हैं ये ऐसी हैं जो वायु हैं, तत्व। ये जितनी भी उंगलियां हैं ये तत्वों को फोकस करती हैं। इसमें देखो कौन सी उंगली में मूवमेंट की एक्सपर्टीज है आपकी, किसमें ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं। डेफिनेटली अंगूठे को। इसका मतलब है कि मस्तिष्क बहुत तीव्र गति से चल रहा है, क्योंकि अंगूठा का पूरा संपर्क मस्तिष्क से है। यदि इसके बाद मध्य उंगली जो सबसे बड़ी है इसमें तेजी है तो समझो कि आपके अंदर वो थॉटलेसनेस का लेवल है। चेक करो, यदि अंगूठे के बगल और मध्य उंगली के बीच का जो छोटी उंगली है उसमें ज़्यादा मूवमेंट है, जिसमें हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, यदि वो उंगली बहुत फ्लेक्सिबल है, ओवर फ्लेक्सिबल है या स्टिफ है, तो इसका मतलब हमारा वायु तत्व दोषी है, हमारा माइंड बहुत भाग रहा है। ऐसे ही सारे उंगलियों का अपना एक प्रभाव मस्तिष्क पर है, स्टिफनेस का और फ्लेक्सिबिलिटी का। अब नीचे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ें, नीचे नहीं थोड़ा और ऊपर बढ़ें। फोर आर्म की मसल्स, जो फोर आर्म्स की मसल्स है, उंगलियों से थोड़ा ऊपर आए फोर आर्म की मसल्स। फोर आर्म की मसल्स को मैं सेकंड हार्ट कहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे काफ मसल्स। ये फोर आर्म्स की ऊपरी मांसपेशी हमारे हार्ट की स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करती है। ये जितनी स्ट्रांग होती है उतना ही हमारा हृदय गति नियंत्रित होती है, एंजाइटी कम होती है। इस मसल्स को फील करें, टेंशन नहीं देने की ज़रूरत है, फील करना है, मसल्स को फील करें। अगर उसके बावजूद भी ना फील हो रहा हो तो थोड़ा सा स्ट्रेस दें और फिर फील करें। लूज़ करना और फील करना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लूज़ करने के बाद फीलिंग आती है या मसल्स को फील करने लगो फिर मसल्स लूज़ हो जाती है। आपका सबसे प्रमुख उद्देश्य है मसल्स को फील करना, न कि लूज़ करना। जब आप फील करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी की और मसल्स, स्पेशली सेंसेस और ब्रेन की मसल्स लूज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे आप गहरी नींद में जाते हो तो आपकी ब्रेन की मसल्स लूज़ हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। और अच्छी तरह से फील करें, ये देखें कि इस मसल्स को कहाँ कहाँ उपयोग में हम लाते हैं। इस मसल्स का जितना उपयोग होगा उतना ही अच्छा, जैसे डस्टिंग में सबसे अच्छा उपयोग। कुछ लोग हाथों का उपयोग करने के लिए शोल्डर पर फोकस करते हैं,
इसलिए उनका शोल्डर एक्सपेंशन होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनका हार्ट बहुत अच्छा माना जाता है वो अपने फोर आर्म का यूज़ करते हैं। अब इससे ऊपर आए, अपर आर्म। ये जो अपर आर्म की मसल्स है ये हमारे अपर बैक के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हमने इसे फील कर लिया अपर आर्म को तो हमारे अपर बैक में, स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह सकती, बिल्कुल ढीली और शांत हो जाएगी। शोल्डर भी ढीला करो, पूरे हाथ को एक बार फिर से देखो, ढीला हो गया। अब ये ढीलेपन का प्रभाव आपकी आँखों पर पड़ना चाहिए, जबड़ों पर पड़ना चाहिए, आपकी ज्ञानेंद्रियों पर पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ा, इसे वापस इसी तरह अनुभव करें मसल्स को। अब आए दूसरे हाथ को ऐसे ही, पहले उंगली, जितनी भी उंगलियां हैं फील कर डालो और अच्छी तरह से फीलिंग होनी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। फील करते समय फीलिंग ही करें और लॉजिक नहीं होनी चाहिए। जब लॉजिक करें तो लॉजिक ही करें, फील नहीं होना चाहिए। और अच्छी तरह से फोर आर्म पे आएँ, खूब ढीला करें। ढीला करें या फील करें, दोनों में कुछ भी कर लें। ढीला करने के बाद भी मसल्स की फीलिंग आएगी, मसल्स को फील करेंगे तो ढीला हो जाएगा। कुछ भी करें जो उपयुक्त लगे। अगर नहीं होता तो जिस जगह पे फीलिंग नहीं हो रही है वहाँ पे बाम लगा दें, सेंसेशन होने लगेगी, ऑटोमेटिकली फील होने लगेगा। ये शॉर्ट टाइम के लिए है। अपर आर्म और शोल्डर खूब ढीला। अपर आर्म और शोल्डर जितना अच्छा होगा, हमारी अपर बैक और नेक स्ट्रांग हो जाएगी। उसकी हीलिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरों को ठीक करते हैं थाई मसल्स को, तो हमारे लंबर पर आता है। तो ये जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं उनके आसपास की स्पाइन सबसे ज़्यादा चार्ज होती है। और अच्छी तरह से बिल्कुल ढीला। अब देखें दोनों हाथ पड़े हुए हैं ज़मीन पर, ढीले, और अनुभव हो रहा है। अब आपकी इंद्रियां ढीली और शांत हैं, कोई विचार नहीं है, मन बीच बीच में इधर उधर भाग रहा है लेकिन प्रभावित नहीं हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। अब अनुभव करने का मन नहीं, अब थॉटलेसनेस को अनुभव करने का मन है। नो थॉट्स, नो ऑब्जेक्ट्स, बॉडी पड़ी हुई है। केवल दोनों हाथों से इस पूरी बॉडी को लूज कर दिया आपने, ढीला कर दिया। सेंसेस ही नहीं, पूरी बॉडी लूज हो गई। आप नोट करें, सिर्फ एक मसल्स पर बहुत डीपर लेवल की रिलैक्सेशन हो जाए तो यहाँ तक कि मस्तिष्क के बहुत सारे हिस्से अपने आप रिलैक्स होने लगते हैं, क्योंकि एक के ढीला होने पर इन्फ्लुएंस में सबको आराम मिलने लगता है। थोड़ी देर के लिए करते रहेंगे, ढीला शांत अनुभव। और अब उठने का मन में विचार, प्रिपरेशन, गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग, अंगड़ाई और वापस उठ के बैठे, बस।